प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत हमारा जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कक्षा 10वीं के गणित विषय का अध्याय 1, जो कि हमारा वास्तविक संख्या है, उसके पहले प्रश्नावली के प्रश्नों को उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेते हुए अच्छे से समझेंगे, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो चलिए, इस पार्ट में अध्याय में कौन कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस अध्याय के प्रश्नावली को किस तरह से बनाना है, पूरे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जो विद्यार्थी हमारे नए हैं वो लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी अगला वीडियो मिले, हमने अपलोड करें तो आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके। तो सबसे पहले तो हम इस प्रश्नावली में उपयोग होने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें लिखा है यहाँ पर, जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है आपको, कि प्रमेय 1.1। ठीक है, तो कुछ नियम है प्रमेय का, अर्थात सिंपल, आप नवी में भी पढ़े होंगे बहुत सारे प्रमेय। ठीक है, तो प्रमेय का मतलब एक सिंपल सा बात है, नियम टाइप से समझ लीजिए। ठीक है, अब इसमें के अंतर्गत में हमारे पास क्या नियम है वो आप समझिए। ये अंक गणित के आधारभूत प्रमेय है, जो कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब इसका जो दूसरी लाइन है उसका मतलब समझिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मैं बता रहा हूं, जैसे कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या होती क्या है? ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं भाज्य संख्या। अब ये भाज्य संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हमारे पास मौजूद हों। ठीक है, जिस संख्या का दो से अधिक गुणनखंड, मतलब वो दो संख्याओं से अधिक लोगों से क्या हो जाए, भाग जाएगा पूर्ण रूप से। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर यहां पर लेने वाला हूं 36। 36 आपका किससे भाग जाएगा? एक से, दो से, तीन से, चार से, छह से, 12 से। 12 के पहले 9 आएगा, 12 से, 18 से और 36 से। मतलब देखो, 36 एक से जा रहा है, दो से, तीन से, चार से, पांच, छह से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। इतने सारे लोग से भाग जा रहा है, मतलब ये 36 के क्या हो गए, गुणनखंड। क्लियर हो गया बात? अब अभाज्य क्या है? अभाज्य जिस संख्या के केवल दो भिन्न गुणनखंड। चलिए, अभाज्य संख्या को भी समझते हैं। खाली कक्षा 9वीं में दिया गया, फिर भी रिकॉल के तौर पर, जिस संख्या का केवल दो भिन्न गुणनखंड, मतलब वो केवल दो लोग से ही भाग जाएगा। जैसे 7, 7 एक और 7 से जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया बात? ठीक, चलिए, अब यहां तक तो हम समझ में आ गए।
क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कि हम कोई भी संख्या, जैसे अभाज्य है हमारे पास, सॉरी भाज्य है 36, इसको जब गुणा के रूप में तोड़ेंगे, वो भी कौन से गुणा के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में। मतलब जैसे कि लिखेंगे 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया मेरे पास, 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 2, मतलब 2 को 2 बार गुणा करेंगे, उसके साथ 3 को भी 2 बार गुणा करेंगे, तो हमको कितना प्राप्त होगा, 36। इसका मतलब ये जो लिखा है अद्वितीय, इसका तात्पर्य ये है कि 2 को 2 बार और 3 को 2 बार लेकर जो आएगा उसको गुणा करेंगे, तो 36 के अलावा कोई और दूसरा संख्या हमको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। मतलब अगर 2 2 बार रहे और 3 2 बार रहे, ठीक है, गुणनखंड में, क्लियर हो गया, तो आपको 36 ही मिलेगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं मिलेगा, जिसी को बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या को, भाज्य वाले को आप अभाज्य के टुकड़ों के रूप में, गुणा के रूप में तोड़ सकते हैं, और जो टूट कर आएगा वह एक अद्वितीय रहेगा। मतलब 36 का जब गुणा के रूप में तोड़े तो 2 2 बार आया और 3 2 बार आया, मतलब 36 को 2 3 बार आ जाए, 3 3 बार आ जाए, ऐसा कोई और अन्य रूप में नहीं टूटेगा, हमेशा 2 2 बार और 3 2 बार ही टूटेगा। क्लियर हो गया, तो यही है। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली को। जो चीजें अभी अभी प्रश्नावली में आएंगी उनको सबको हम लोग निचली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, कक्षा 9वीं 8वीं में, इसलिए उस पर ज्यादा मैं समय नहीं गंवा रहा हूं। क्योंकि देखो, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझना है तो समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। जहां पर आपको लगता है ये सब मुझे आता है, आप स्किप कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए, अन्यथा पूरा डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन जरूर करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन बोला है, जिसमें बोला है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसा भी मैंने 36 को किया, मतलब जो हमारा नियम है उसको साकार करना है, यहाँ पर लागू करना है। चलिए देखते हैं हल। ठीक है, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन करके, है ना, इतना ये भी शुद्ध है हिंदी का, ऐसा नहीं कि एकदम ही कर लेना है। तो देखो 140 140, ये आखिरी में 0 है, इसके लिए देखो गुणनखंड तोड़ने के लिए, गुणा में तोड़ने के लिए आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, जो कि कक्षा 9वीं वगैरह में है और निचली कक्षाओं में भी है, 6वीं वगैरह में भी है। चलिए आखिरी में 0 है, 2 से जाएगा, 2 का 70 बार में जाएगा, 2 का 35 बार में जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये 5 का 7 बार में जाएगा और 7 का 1 बार में जाएगा। मतलब 140 को जब गुणा के रूप में तोड़ेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, माने 2 2 बार रहेगा, 5 1 बार रहेगा और 7 भी क्या रहेगा, 1 बार रहेगा। इस तरह से गुणा के रूप में टूट गया। ठीक, उसी प्रकार हमारा 156 भी है। 156 आखिरी में 6 है, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा क्योंकि 8 है, 2 तिया 6, 2 निया 18। अब ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 अपने आप से जाएगा भैया क्योंकि ये अभाज्य है। और इस तरह से 156 को भी आप तोड़ोगे तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, मतलब 2 की घात 2 गुणित 3 एक बार, एक 3 की घात 1 और 13 की घात 1। ठीक है, मतलब जो मेरा भाज्य संख्या था उसको अभाज्य के गुणनखंड के रूप में, मतलब गुणा के रूप में तोड़ दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर, 3825। ठीक है, ये तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से, तो 3 से भाग जाने का नियम है, इसका बीजांक है। ठीक है, बीजांक मतलब इस संख्याओं को जोड़ते जाना है तब तक जब तक कि वो एक अंक में परिवर्तित ना हो जाए, जो कि 3 6 और 9 आना चाहिए। ये सब निचली कक्षाओं के नियम है जिसको आपको पता होना चाहिए। 3 8 11, 2 13 और 5 18, मतलब 3 से घटेगा, 3 एकम 3 दूने 6, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, फिर 3 से भाग होगा, 3 चौक 12, 3 दूने 6, 3 पंचे 15, फिर ये जाएगा नहीं, जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 2 6 और 5 11 होता है,
और 11 3 से भाग नहीं जाता है। ठीक है, इसका मतलब हम 5 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 के बाद अगला हमारा जो अभाज्य है वो 5 ही है। तो 5 अट्ठे 40, ठीक, 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा 5 का 17 बार में, 17 पचे 85 होता है, 17 अपने आप से ही जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। मतलब 3800 जो 25 है, जिसको हम 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17 लिख सकते हैं। 3 दो बार आया इसलिए 3 की घात 2, 5 दो बार आया 5 की घात 2, और ये 17 की घात 1। इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के गुणा के रूप में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। ठीक है, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, आप भी चौथा और पांचवा को जरूर प्रयास करिए। और यदि कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत रहे आप लिख दीजिए। ठीक है, उसका निराकरण किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी अंग्रेजी में लिखा है भैया एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम। इतना सब कोई जानते हैं भैया 9वीं 10वीं तक पहुंचते पहुंचते। ठीक है, चलिए तो हमको दी गई संख्याओं का लघुत्तम महत्तम निकालना है, साथ ही साथ उसको वेरीफाई भी करना है, जांच भी करना है। ठीक है, ये जो दिया है दो संख्याओं को गुणा करेंगे और उनके लघुत्तम महत्तम को गुणा करेंगे, दोनों पक्ष बराबर आता है कि नहीं आता है, ये भी जांच करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक को बना के बताते हैं, बाकी आप ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा को बना लेते हैं, जिसमें दिया है 510। तो 510 को आप गुणा के रूप में तोड़ दीजिए, गुणनखंड करिए उसका, अभाज्य गुणनखंड। चलिए, चूंकि ये 0 है 2 से जाएगा, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये 5 आ गया आखिरी में, 2 से नहीं जाएगा, लेकिन 5 5 10 2 12 होता है, मतलब 3 से जाएगा। 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24 भी हो जाएगा। 3 अट्ठे 24 और 3 पंचे 15, फिर 85 आ गया, मतलब 5 से जाएगा, 5 का 17 बार में और 17 का 1 बार में। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा हमारा है 92। 92 किससे भाग जाएगा भैया, 2 से। 2 चौका 8, 2 छक्के 12, फिर क्या आएगा 2 से, 2 का कितने बार में, 23 बार में। अब ये 23 अपने आप से ही जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपने बहुत सारा मेथड पढ़ा होगा लघुत्तम महत्तम निकालने का, लेकिन आज हम आपको एक नया तरीका बताएंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि, और इसका नाम क्या है, गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि क्या होता है, जो आपके 10वीं के कक्षा के पाठ्यक्रम में मौजूद है, जो नियम आपको दिया गया है, विधि बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं भैया, हम लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो आप लिख लो 510 को गुणा के रूप में कैसे लिखोगे, 2 एक बार है, 3 भी एक बार है, 5 भी एक बार है और 17 एक बार है। ठीक, उसके बाद लिख लीजिए 92 को, 2 गुणित 2 गुणित में आ गया 23। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को यहीं पे। जब हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, मतलब एलसीएम, जिसको लघुत्तम बोलते हैं, तो हम यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणित 23 की घात 1, मतलब 23 एक बार है और 2 2 बार है। तो यहाँ पर जब लघुत्तम निकालेंगे तो हम लोग उच्चतम घात को देखेंगे। इसको देखेंगे उच्चतम घात, जितना भी आपके पास संख्या रहे, चाहे 2 रहे चाहे 3 रहे, जो आपका ये अभाज्य गुणनखंड मिला है ना, इनका आप उच्चतम घात देखना है। यहाँ पर 2 कितने बार है, 1 बार है। यहाँ 2 कितने बार है, 2 बार है, मतलब अधिकतम घात 2 हो गया, तो 2 की घात 2, बीच में क्या लगाओगे, गुणा। अब यहाँ देखो 3 है, लेकिन इधर 3 नहीं है, इधर 3 नहीं है, मतलब यहाँ पर 3 है, वो 0 बार है।
ठीक है, लेकिन ऊपर में एक बार है, तो अधिकतम घात कितना हुआ, 3 की घात 1, ऐसा। यहाँ पर 5 की घात 1 है, लेकिन नीचे में 5 ही नहीं है, मतलब 5 जीरो बार है, तो अधिकतम कौन हो गया, 5 की घात 1। फिर 17 वैसे ही, तो 17 की घात 1। अब यहीं पे रुकना नहीं है, नीचे को भी ध्यान देना है भैया, समझ रहे बात को, ऊपर को तो देख लिए, नीचे को भी ध्यान दो, पूरे को देखना है, कोई भी बंदा छूटना नहीं चाहिए, समझ गए बात को, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो 2 का तो निपट गए हम लोग, इसकी बारी आ गई 23, नीचे में 23 एक बार है, लेकिन ऊपर में 23 दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ऊपर में 23 जीरो बार है, तो अधिकतम कितने बार हो गया, 23 की घात कितना, 1। अब इन्हीं का आप गुणा करोगे, कोई भी बंदा को छोड़ना नहीं है पूरे गुणनखंड में, उसका अधिकतम घात लोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, लघुत्तम प्राप्त होगा, इसी को गुणनखंड विधि बोलते हैं। ठीक, चलिए अब यहां पर देखो, इसका आंसर आएगा आपके पास 23 गुणित 17, ठीक है, गुणित में आपका इधर क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 पंचे 60, ठीक है, गुणित 23 गुणित 17 करेंगे, 17 तिया 51 का 1 हासिल है 5, 17 दूने 34, 34 और 5 39, फिर इसका गुणा करिए, 6 कम 6, 6 निया 54 का 4 हासिल है 5, 6 तिया 18 और 5 23, कितना आ गया, 23,460 आ गया। क्लियर हो गया बात। अब इसका आपको एक बार लघुत्तम निकल गया, अब इसी तरह से आपको इसका क्या निकालना है भैया, महत्तम भी निकालना है, ठीक, एचसीएफ, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, कैसे निकलेगा, जो हम लोग यहाँ पर उच्चतम घात लिए थे, अब न्यूनतम लेंगे, या फिर यूं कहें जो आपको कॉमन दिखेगा उसी को लेना है और उसका न्यूनतम घात लेना है। तो यहाँ पर तो क्या हो गया, 2 आपका एक बार दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, दोनों में 2 दिख रहा है, तो उसका न्यूनतम घात, तो 2 की घात 1, ये आराम से निकल गया, और कोई समान रूप से नहीं दिख रहा है। क्लियर हो गया। तो महत्तम में जो समान दिखेगा उसी को देखना और न्यूनतम घात देखना है। क्लियर हो गया। अब हमको जांच भी करनी है भैया कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल माने एलएचएस आरएचएस आप जानते हैं, वाम पक्ष दाया पक्ष बाया पक्ष। क्लियर हो गया। चलिए तो अब यहां पर देख लीजिए, तो हम लोग एलएचएस से लेते हैं पहले। एलएचएस में कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो दिया गया संख्या उसको आप गुणा करिए, ठीक है। मतलब मेरे को गुणा करना है 510 को 92 के साथ, ठीक। तो इस तरह से अगर इसको हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, तो इसको नया तरीके से लिख सकते हैं। नया तरीके से कैसे लिखोगे, 510 है तो 17 गुणित 2 5 6 10, 0 है तो 2 5 6 10, 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 10 0 है इसलिए 10, तो 2 5 6 10 गुणित 92 को कैसे लिख सकते हो, 2 दूने 4 दूने, ये लिखा ना यहाँ पर देख लो, और 23, यहाँ देखो 23 है, ठीक है, 17 है, 5 है, 2 2 बार है, ठीक। क्लियर हो गया। अब इधर आप आरएचएस को देखिए, आरएचएस में क्या है, आपको लघुत्तम और महत्तम को गुणा करना है। लघुत्तम कितना आया है, 23,460, गुणित में महत्तम कितना है मेरे पास 2, तो 23,460 आया कहां से भैया, तो यहां से तो आया ना भैया, मतलब 2 2 बार है, 3 एक बार है, 5 भी एक बार है, 17 भी एक बार है, 23 भी एक बार है, ये तो हो गया 23,460। अलग से इसके साथ गुणित में क्या करना है आपको, 2, यहाँ देखो 2 3 बार है, यहाँ भी 2 कितने बार है, 3 बार है, यहाँ 23 एक बार है, यहाँ भी 23 है, यहाँ 17 है, यहाँ 17 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। मतलब मेरा एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गया। मतलब दो संख्या को गुणा करोगे और उसके लघुत्तम महत्तम को गुणा करोगे
दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये हमने स्पष्ट कर दिया, जांच करके बता दिया। तो इसी प्रकार अन्य प्रश्नों को भी आपको क्या करना है, बनाना है। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास देखो 3 वाला है। ठीक, क्लियर है, 3 वाला है, जैसा 2 है वैसी 3 है। चलिए इसका भी एक हम लोग हल करके बताते हैं, बाकी अन्य को आप ट्राई करिएगा। ठीक है, 12, 12 को कैसे लिखोगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 15 को कैसे लिखोगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 पंच से 15, 5 एकम 5। फिर क्या करोगे, 21 को कैसे लिखोगे, 21, 2 से नहीं जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक, चलिए अब ध्यान से देख लीजिए, इसमें जांच वांच करना नहीं है। 12 को लिखो 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 2 बार है और 3 एक बार है। 15 कैसे लिखाएगा, 3 गुणे 5, मतलब 3 भी एक बार है और 5 भी एक ही बार है। 21 कैसे लिखाएगा, 3 गुणे 7, 3 एक बार है और 7 भी क्या है, एक बार है। क्लियर हो गया। चलिए इसका एलसीएम माने लसाअ क्या करना है भैया, देख लो, ये गुणनखंड आ गया आपका, इसमें आपको उच्चतम घात देखना है। तो यहाँ 2 बार है, यहाँ नहीं है, मतलब 0 बार है, कुछ नहीं है, 0 बार है, यहाँ भी 0 बार है। तो तीनों में आपको 2 हाईएस्ट, मतलब अधिकतम कितने बार मिला, 2 बार। तो 2 की घात 2 गुणित 3 सब में एक बार है, तो 3 की घात 1। यहाँ 5 नहीं है, लेकिन यहाँ 5 है, नीचे में भी 5 नहीं है, मतलब 5 तीनों में अधिकतम कितने बार दिख रहा है, एक बार। वैसे ही 7 ऊपर दोनों में नहीं है, नीचे में है, लेकिन नीचे में होने की वजह से कम एक बार तो है ना, तो अधिकतम 1 हो गया। अब इस तरह से इसको जब गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 5 सत्ते 35, 2 ने 70 और 6 सत्ते 42, 420 आप गुणा करके देख लेंगे। ठीक, उसी प्रकार एचसीएफ, एचसीएफ माने हमारे पास महत्तम, इसके लिए तो बताया मैंने, सब में दिखना चाहिए और न्यूनतम घात लेना है। तो सब में तो 3 ही दिख रहा है और सबकी घात बराबर है, इसलिए 3 की घात 1 जो कि 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा हमारा है, देख लो, इसमें हमारे पास एचसीएफ दिया है, मतलब महत्तम दे दिया है। ठीक, आपको लघुत्तम निकालना है और 2 संख्या दी गई है। तो अभी अभी एक नियम बताया हमने, क्या नियम बताया, चलिए सॉल्यूशन लिख देता हूं यहां पर। 2 संख्या का गुणनफल, ठीक है, उसी संख्या के लघुत्तम और उसी संख्या के महत्तम के गुणनफल के बराबर होता। अब हमारे पास 2 संख्या कौन कौन है, 306 657, और उसका महत्तम दे दिया है, महत्तम दिया है 9। आपको क्या निकालने को बोला है, लघुत्तम। ये गुणा है, इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, और इधर क्या बचेगा, एलसीएम, जिसको मैं लेफ्ट साइड में ले लेता हूं। और ये 9 नीचे आएगा तो क्या मिलेगा, 306 इंटू गुणा में आएगा 657 और बटे में आ जाएगा 9। 9 एकम 9 तिया 27, ठीक, 3 बचा, 9 चौक 36। तो जब आप गुणा करेंगे 657 गुणित 34 करेंगे तो 34 गुणा करने में तकलीफ है। तो भैया इसको बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। जब ऐसा बड़ा संख्या हो जाता है तो आप एक काम करो, 34 को 17 गुणित 2 ऐसा लिख लो। फिर आप एक काम करो, ये जो 657 है इसका 17 से पहले गुणा कर लो। ठीक है, तो हमारा 17 का पहाड़ा तो हम जानते हैं, 17 सत्ते 119, 11 17 पचे 85 और 11 96, 6 हासिल है 9, 17 छक्का 102, 102 और 9 111। अभी 34 गुणा करना था लेकिन मात्र 17 गुणा किया हूं, अभी भी कितना गुणा करना बाकी है,
दो, तो गुणित दो कर लो। देखो इतनी आसानी से आंसर आ गया, है कि नहीं? बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं है? तो वही है, 16 दूने 32 और 1 33, 22 33 9, सॉरी ये आ जाएगा। 9 दूने कितना होगा जी? 18 होगा। ठीक है, आखिरी में 8 आएगा। ठीक है, 32 33 8, मतलब 22, सॉरी 22,338 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये लघुत्तम निकल रहा है आपका। आपका मतलब इन दोनों संख्याओं का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि जांच कीजिए, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? तो सबसे पहले तो इसमें प्रश्न का मतलब समझना है। कई बार क्या होता है, हम प्रश्न को समझ ही नहीं पाते हैं। समझ रहे बात को? बोलना ही क्या चाह रहा है, इसीलिए हमको हार्ड लगने लगता है। मतलब बोल रहा है कि 6 की घात n है, मतलब n के जगह में कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3, कोई भी प्राकृत संख्या। तो भैया जैसे 1 रखूंगा 6 आएगा, 2 रखूंगा 36 आएगा, 3 रखूंगा तो 216 आएगा, 4 रखूंगा तो 256 आएगा। मतलब आगे हमारा बढ़ता जाएगा, 36 × 36 1296 आएगा, सॉरी। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपका संख्या कुछ भी आए, अब ये पूछ रहा है क्या आखिरी में 0 मिलेगा, ये पूछ रहा है आपसे। मतलब आप इसके जगह में कुछ भी रखो, वो उत्तर जरूर देगा। और जब वो उत्तर देगा तो उसका आखिरी अंक, है ना, शून्य होगा कि नहीं होगा, पूछ रहा है। मतलब वही बोल रहा है, अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है क्या? तो इसका उत्तर आएगा नहीं भैया, बिल्कुल नहीं होगा। तो जांच करने को बोला है, चलो इसका व्याख्या ही कर देते हैं। ये आपको उदाहरण 1 में देखने को मिल जाएगा, आपका पाठ्य पुस्तक में, एनसीईआरटी के उदाहरण में देखेंगे, ऐसा ही 4 की घात n के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, उसमें तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, अब मैं इसको शॉर्टकट तरीके से बताता हूं। देखो भाई, कभी भी घात में कुछ भी रहे, ठीक है, n के किसी भी मान के लिए, ठीक है, यदि आधार संख्या, आधार संख्या मतलब जिस पर घात लगा होता है, समझ रहे हो, का गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड लिख लो। गुणनखंड हो भी कैसा वाला? अभाज्य वाला, मतलब उसको छोटे छोटे अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, गुणनखंड में 2 व 5 दोनों शामिल होने पर ही ठीक है, उत्तर शून्य पर समाप्त होगा। ठीक है, उत्तर हमारा क्या होगा? शून्य पर क्या होगा जी? समाप्त होगा। मतलब जो आपका आधार संख्या जैसे 6 है, 6 को गुणा के रूप में तोड़ोगे तो 2 × 3, तो 2 तो आ गया, लेकिन क्या आना चाहिए था? 2 के साथ साथ क्या आना चाहिए था? 5 भी आना चाहिए था। तभी आप कोई भी घात लगाओ तो उसका, ठीक है, उत्तर पर, ठीक है, शामिल, दोनों शामिल होने पर ही उत्तर का आखिरी अंक शून्य आएगा या शून्य पर समाप्त होगा, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर हो गया? चूंकि 6 में, ठीक है, 5 गुणनखंड के रूप में नहीं है। गुणनखंड मतलब अभाज्य गण गुणनखंड, ठीक है, के गुणा के रूप में नहीं है। ठीक है, अतः संख्या या जो उत्तर है शून्य पर समाप्त नहीं होगा।
तो नहीं होने का कारण मैंने पूरा डिटेलाइज कर दिया, बता दिया पूर्ण रूप से। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया यहां पर देख लो, बोल रहा है एक मेरे को संख्या दो संख्या दिया है, दोनों भाज्य संख्या है, क्यों पूछ रहा है। तो पहले वाले के व्याख्या करते हैं। 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। अब देखो भैया दोनों के पास 13 है, मतलब 13 बाहर निकलेगा। क्या बचा अंदर में, 7 गुणित 11 धन 13 निकल गया, एक बचेगा। मतलब 13 का इसके साथ गुणा हो रहा है। ठीक है, इसका जो भी उत्तर आएगा उसमें 13 गुणा के रूप में है। अब यहाँ पर जरा मैं यहाँ पर ध्यान से समझना है। मान लो 10 है, 10 को मैं 2 गुणित 5 लिख सकता हूँ गुणा के रूप में। मतलब 10 में 2 है, गुणा के रूप में आया है, मतलब 10 किससे भाग हो जाएगा, 2 से। क्लियर हो गया। इसका मतलब इसको हल करने पर 13 है वो गुणा के रूप में आया, मतलब ये किससे भाग होगा, 13 से भाग जाएगा। और ये जो पूरा उत्तर है, कोई भी संख्या 1 से तो भाग जाती ही जाती है। जैसे 10 1 से जाएगा कि नहीं जाएगा, और 10 से भी जाएगा, मतलब अपने आप से भी जाएगा। मतलब ये जो पूरी संख्या है वो अपने स्वयं से भी क्या होगी, भाग जाएगी। अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, जो संख्या, ठीक है, 2 से ज्यादा लोगों से भाग चली जाए, या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, मतलब 1 से भाग जा रहा है, मतलब एक गुणनखंड हो गया। 13 से भाग जा रहा है क्योंकि 13 गुणा के रूप में है, मतलब गुणनखंड हो गया। और अपने आप से तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो ये जो 3 लिखा हूं ये क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। मतलब इस संख्या के 3 गुणनखंड तो है, और भी हो मिलेंगे, और भी मिलेगा, ऐसा नहीं है ये इतना ही है, और भी मिलेगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं 2 से ज्यादा मिल चुका है हमको। और जब 2 से ज्यादा, चूंकि संख्या के, ठीक है, चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है, अतः संख्या कैसी है, भाज्य है। कारण पूछा है ना हमको, क्यों है बोल के। अब उसी प्रकार आप इसको जरा देखेंगे, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। अब दोनों में कॉमन कौन है, 5, 5 बाहर निकाल लो। तो क्या बचा, 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन में 5 बाहर निकल गया, 1 बचा। मतलब ये भी 5 के गुणा के रूप में आ गया है। 5 से तो भाग जाएगा ही, 1 से भी जाएगा और स्वयं से भी जाएगा। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए। तो सेम यही कारण फिर से लिख लेंगे हम। ठीक है, अब हमको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आ चुकी है कि नहीं। जब टेक्नोलॉजी है तो प्रयोग कर लो भैया। क्लियर हो गया, थोड़ा सा लगेगा लेकिन हम पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, दिख नहीं रहा है अभी, कोई बात नहीं, दिखेगा, सब दिखेगा। चलिए, ठीक है, देखो, बिल्कुल ठीक उसी को फिर रिपीट कर दिए। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल। तो इस तरह से हम यहाँ पर उसका कारण बता दिए कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, भाज्य संख्या क्यों है हम कारण बता दिए। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले में, जिसमें बोला गया है कि हमारे पास किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, और इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते रहते हैं, तो कितने समय बाद वे
पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमको एक वृत्त बनाना पड़ेगा ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम वृत्त लेंगे। ठीक है, इसमें सुस्पष्ट तरीके से हमको समझ में आएगा। चलिए इसका कलर बदलते हैं। ठीक है, चलिए इसका कलर बदल रहे हैं। ठीक है, अब हमको समझ में आएगा क्या हो रहा है, ये प्रश्न क्या बोल रहा है। पहले जरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। रवि और सोनिया हैं, दोनों एक ही जगह से चालू कर रहे हैं अपना। ठीक है, प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं बिंदु पी है, रवि है और सोनिया है। ठीक है, सोनिया भी उसी दिशा में जा रही है, रवि भी उसी दिशा में जा रहा है। लेकिन सोनिया है वो 18 मिनट लगा रही है एक चक्कर के लिए, और रवि 12 मिनट। हमको बताना है कि इसी जगह में फिर से ये कौन से समय बाद उसी जगह में फिर से मिलेंगे। तो इसको मैं एकदम पहले साधारण रूप से समझाता हूं। देखो भैया, सोनिया 18 मिनट में एक बार घूमी, फिर दूसरा राउंड को 36 में, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड के लिए वो कितना उसी जगह में फिर आएगी तीसरा राउंड मार के। ठीक है, ऊपर वाला राउंड चल रहा है। ये है हमारे पास सोनिया है। ठीक है, सोनिया। अब मेरा रवि है, वो 12 मिनट में एक चक्कर लगाया, फिर 24 मिनट में वहीं पर फिर पहुंच गया, 36 मिनट में फिर वहीं पर पहुंच गया। तो आप देख रहे होंगे ये भी 36 मिनट में वहीं पर पहुंच रही है और ये भी 36 मिनट में वहीं पर पहुंच रहा है। मतलब दोनों 36 मिनट बाद, भले सोनिया सोनिया 2 ही राउंड मारे रहेगी और रवि 3 राउंड लगा लिया रहेगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट रूप से लघुत्तम का प्रश्न है, एलसीएम का प्रश्न है भैया। क्लियर हो गया बात। तो इसका मतलब आपको 18 और 12 दोनों का लघुत्तम लेना था। 2 या 18, 2 छक्के 12। ठीक है, अभी 3 से जाएगा, 3 बार में जाएगा, मतलब 3 तिया 9, 3 एकम 3, और ये 3 एकम एकम, जो कि आ जाएगा मेरा लघुत्तम 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 बराबर 36 मिनट। ठीक है, इस तरह से मैंने एक सामान्य चर्चा के रूप में इसे पहले समझाया, फिर उसको गणितीय रूप में इस प्रकार बनाना है और लघुत्तम इसमें नियम लगेगा, ये हमने बता दिया। तो चलिए शानदार तरीके से हमने आज सीबीएसई एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय कक्षा 10वीं गणित का, इसके पहले प्रश्नावली को, कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमने प्रश्नावली के पूरे प्रश्न को हल कर लिया है। अगले वाले वीडियो में हम इसका अगला प्रश्नावली का वीडियो लेकर आएंगे। कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रख दीजिए। कुछ समस्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।